मैं मनोज, सहाचार्य हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज व्याख्यान की अगली कड़ी में स्नातक द्वितीय खंड के तृतीय पत्र में प्रस्तावित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग के बचे हुए अंश पर चर्चा की जाएगी। इस सर्ग के संदर्भ में विगत व्याख्यानों में बहुत कुछ कहा जा चुका है, फिर भी पृष्ठभूमि के रूप में ये बताना आवश्यक है कि ये दिनकर द्वारा रचित रचना 1946 की रचना है। उस समय भारत आज़ादी के बहुत करीब था, लेकिन तुरंत द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। दिनकर अपने जीवन काल में प्रथम विश्व युद्ध की भी स्मृति उनको थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्परिणामों को उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था और युद्ध और शांति के प्रश्नों को लेकर वो चिंतित थे और इसी चिंता के समाधान के लिए इतिहास गमन करते हैं और मिथकीय पात्रों का सहारा लेकर इस प्रश्न को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इसी उन्होंने भूमिका में स्पष्ट भी किया है कि युद्ध और शांति के प्रश्न को लेकर भीष्म और युधिष्ठिर के संवादों के माध्यम से उन्होंने इस चिंता को, इस संशय को दूर करने की कोशिश की है और उसी इस संवाद में ही कुरुक्षेत्र की रचना हुई है। कुरुक्षेत्र युद्ध की कविता नहीं है, युद्धांत की कविता है, युद्ध के बाद की परिस्थितियों की कविता है और युद्ध के बाद जो दुष्परिणाम होते हैं उसकी चर्चा है। लेकिन विशेषकर ये षष्ठ सर्ग के संदर्भ में उन्होंने अपनी कुरुक्षेत्र की भूमिका में ही स्पष्ट किया था कि षष्ठ सर्ग स्वतंत्र रूप से वर्तमान समाज और वर्तमान सभ्यता की विकास की दिशा को लेकर उन्होंने समीक्षा प्रस्तुत की है। 1946 का मनुष्य, वो बार बार इस कविता में मनुष्य से संबोधित करते हैं, उस समय के मनुष्यों से संवाद करते हैं और कविता के माध्यम से संवाद कर उसे आगाह करने की कोशिश करते हैं कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है। सभ्यता के आरंभ से मनुष्य ने जिस दिशा को तय किया, हृदय से बुद्धि की, हृदय के प्रभाव से जन्मी सभ्यता और बुद्धि के कुचक्र में प्रभाव में आगोश में जाती सभ्यता, उस दिशा की ओर, उस दिशा को इंगित किया है। मनुष्य का क्रमशः सूचना और तकनीक और विज्ञान के विकास के साथ मनुष्य के विवेक का विस्तार होते जा रहा है, बुद्धि का विस्तार होते जा रहा है। सभ्यता के आरंभ से लेकर आज तक बुद्धि इस स्थिति तक पहुंच गई है कि मनुष्यों का क्लोन भी बनाया जा सकता है, रोबोट भी बनाया जा सकता है, मनुष्य के बिना भी काम चलाया जा सकता है, काम किया जा रहा है। 1946 का दौर भारत अपनी आज़ादी से कुछ कदम दूर था, कुछ वर्ष दूर था और अपने नए भारत की तस्वीर बनानी थी। तो स्वाभाविक है कि नए भारत की तस्वीर में कवि की चिंता थी कि उस नए भारत में जो भारतीय होंगे उसमें मनुष्य किस तरह के होंगे। एक तरह से उस समय के मनुष्यों को उस भविष्य की
से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जिस तरह का मनुष्य अपने चिंतन को, अपनी बुद्धि को समाज के विकास में जिस स्तर तक बुद्धि का उपयोग कर रहा है वो अच्छा संकेत नहीं है। बुद्धि और हृदय के समतोलन से समाज को बचाया जा सकता है और अच्छे समाज का निर्माण भी किया जा सकता है। हृदयहीन समाज बेहतर समाज नहीं हो सकता है, और केवल जिसमें बुद्धि की प्रधानता हो वो भी समाज अच्छा समाज नहीं हो सकता है। मनुष्य का निर्माण हृदय और बुद्धि के समतोलन से होना चाहिए। वो आज के उस समय के मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास, खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ आज्ञे, किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जे, सोच उनको और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, परधरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे शक्ति प्रवेग नवीन, यह लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानव ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। कवि इस कविता के माध्यम से आज उस समय के मनुष्य की वृत्तियों को, मनुष्य की सोच को, मनुष्य की सभ्यता निर्माण की कोशिशों को सामने लाने की कोशिश कर रहा है कि यह मनुष्य जो है जिसका गगन में जा रहा है यान, वो आकाश की गहराइयों तक यान के माध्यम से पहुंच चुका है और उसकी इस गतिशीलता से कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, उस यान की गतिशीलता से, उसके विकास की दिशा से, विकास में बुद्धि जनित विज्ञान की दृष्टि से, उसके बढ़ते विज्ञान दृष्टि संपन्न हाथों को देखकर परमाणु भी कांपने लगते हैं। खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। आज पृथ्वी पर पहाड़, समुद्र, धरती, आकाश सब अपना हृदय खोल चुके हैं मनुष्यों के सामने और अपनी भीतरी गुह्यतम रहस्यों को बता चुके हैं। कहने का अर्थ है कि मनुष्य अपने विज्ञान के द्वारा पहाड़ के, कठोरतम पहाड़ के भीतरी तहों को भी जान सका है, समुद्र की गहराइयों में भी घुस गया है और धरती की बनावट के भीतरी परतों तक पहुंच गया है, उसके गर्भ तक पहुंच गया है, आकाश के गुह्यतम रहस्यों को भी जान गया है विज्ञान की दृष्टि की बदौलत। खुल गए पर्दे रहा अब यहाँ क्या यहाँ आगे। इस मनुष्य की विज्ञान दृष्टि ने तरह तरह के रहस्यों को, जो रहस्य पहले थे उसको रहस्यों से पर्दे हटा दिए हैं। अब मनुष्य सब कुछ का कारण जान गया है। प्रकाश क्यों होता है, बारिश क्यों होती है, प्रकृति में परिवर्तन
ऋतुगत परिवर्तन, दिन रात, ऐसे तमाम चीज़ें कैसे होती हैं, उन सब चीज़ों को मनुष्य के विज्ञान ने लोगों के सामने परिभाषित कर दिया है, कार्य कारण के को स्पष्ट करते हुए। अब मनुष्यों के सामने अब बहुत कम रहस्य बचे हुए हैं। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, अब कुछ अज्ञेय नहीं बचा जो जानने योग्य हो। सब कुछ को मनुष्य की विज्ञान दृष्टि ने जान लिया है, बुद्धि ने जान लिया है। जानने की कोशिश में उस सब तहों को, सब रहस्यों को सामने ला दिया है। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ न रहे। इतना कुछ जान लेने के बावजूद भी उसके भीतर की बुद्धि जनित जिज्ञासा खत्म नहीं हो रही है। हमेशा नए लक्ष्यों का संधान करता है और उसे पाने के लिए अपनी विज्ञान दृष्टि से उसे पाने की कोशिश में बेचैन रहता है। किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जे, वो ऐसे दुर्जे लक्ष्यों का सृजन करता है जिसे समझने के लिए, जिसे पाने की कोशिश में वो बेचैन हो सके। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। वो इतना कुछ विज्ञान दृष्टि से सुलझा लेने के बाद सभ्यता के विकास में उन तमाम वैज्ञानिक संसाधनों को के उपयोग और दुरुपयोग के बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुआ है। वो प्रति क्षण एक नए लक्ष्य को सृजित करता है। वो दुर्जय भले हो लेकिन उसी पाने के लिए वो संघर्षरत रहता है और उसे विजित करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन परधरासु परीक्षिता, विश्लिष्ट स्वाद विहीन मनुष्य ने इस धरती को पूरी तरह परीक्षण कर लिया है। उसके तह तक चला गया है, गर्भ तक चला गया है, गर्भ में स्थित तापमान तक बता दिया है, उसकी परतों को खोल दिया है कि क्या क्या चीजें भीतर हैं। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से भीतर के गैस को समझकर निकालकर उपयोग भी कर रहा है, भीतर के संसाधनों का दोहन पूरी तरह कर रहा है विज्ञान और तकनीक के बल पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन। लेकिन ये धरती के सभी तहों को, सभी रहस्यों को जान चुका है। अब जानने के बाद ये धरती अब उसको आनंद नहीं दे रही है। ये धरती के रहस्य अब उसे नहीं खींच रहे हैं क्योंकि रहस्यों को जान चुका है। यह परिपोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। ये धरती, ये पृथ्वी के भीतर के तमाम रहस्यों को खोल लेने के बाद उसकी बुद्धि यहाँ पर नवीनता की तलाश अब बुद्धि नवीनता की तलाश नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ नवीन कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए ये धरती उसे स्वाद विहीन लग रही है। ये धरती एक लघु हस्तमलक वह भूमंडल गोल, और मनुष्य विज्ञान और तकनीक की बदौलत उसकी हथेली पर एक आंवले की तरह सीमित हो गई है। वो पृथ्वी के तमाम परतों, गहराइयों, उसके रहस्यों को जान चुका है। एक लघु हस्तामलक यह भूमंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। इस पृथ्वी के तमाम पन्नों को मनुष्य पढ़ चुका है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम। लेकिन कवि कहता है कि नर प्रज्ञा, मनुष्य की बुद्धि सदा गतिशील रहने वाली है, उद्दाम है, उद्विग्न है नए पुस्तकों को पढ़ने के लिए। पुरानी पुस्तकों में अब रुचि उसकी बची नहीं है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। ये बुद्धि कहीं विश्राम
नहीं ले सकती है। हमेशा वो नए लक्ष्य, नए दुर्जेय पथ का निर्माण करती है और उसे उस पर चलने की कोशिश में लगी रहती है। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, यह पृथ्वी अब उसकी परीक्षित भूमि है। वो इसमें सब कुछ समझ चुका है। वो पढ़ी हुई पुस्तक के समान है, पुरानी पढ़ चुकी है। सोचने को दे उसे अब कौन नवीन। अब ये बुद्धि मनुष्य की बुद्धि जो सदा नवीन चाहती है, अब उसे कौन दे। अब बचा क्या। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण। ये धरती अब लघु ग्रह के समान हो गया है उसके लिए, और ये आकाश व्योम भी उसे संकीर्ण नजर आ रहा है। उसकी बुद्धि ने उसे संकीर्ण, बुद्धि जनित विज्ञान ने उसे छोटा कर दिया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। आज के मनुष्यों को, मनुष्य की बुद्धि को अब इस जग से उस पार जो है उसको समझने की इच्छा जगा दी है बुद्धि ने। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। अब मनुष्यों को नया जग चाहिए, नया संसार चाहिए जिसे वो अभी तक नहीं समझा है, नहीं जाना है। घुट रही नर बुद्धि की है सांस। अब उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो मनुष्य की बुद्धि की सांसें घुट रही है। चाहती वह कुछ बड़ा जग, कुछ बड़ा आकाश। वह चाहती है कि कोई नया संसार मिले, नया आकाश मिले। यह मनुष्य जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, ये पृथ्वी का भूगोल जो छोटा पड़ रहा है, विज्ञान ने मनुष्य के लिए छोटा बना दिया है। अपर ग्रह जय की तृषा उस जिसमें उठी है वो। अपर ग्रह जय। अब दूसरे ग्रहों पर विजय करने की इच्छा मनुष्य की बुद्धि में जग गई है। यह मनुष्य विज्ञान में निष्णात, आज का मनुष्य विज्ञान में प्रवीण है। जो करेगा स्यात मंगल विधु से बात। कभी 1946 में ही कहता है कि मनुष्य बुद्धि के दृष्टि से जो करेगा स्यात मंगल विधु से बात, वो भविष्य में मंगल और विधु से भी बात करेगा। 1946 की रचना है, आप देखें। 1946 में कवि अब की कल्पना पहले ही भविष्यवाणी कर चुकी है कि मनुष्य अब पृथ्वी से उसका पुरानी पुस्तक के समान हो गया है। उन्हें पुस्तकों की तलाश में वो मंगल और विधु से तक भी पहुंचने की कोशिश करेगा। 1946 की रचना है। 1969 में आर्मस्ट्रांग पहुंच चुके हैं चंद्रमा पर, और 3-4 साल पहले मंगल के पास 2014 में मंगलयान भी यहाँ से भेजा गया। ये मनुष्य की बुद्धि इतनी अंतहीन जिज्ञासा के होड़ में आगे बढ़ी हुई है कि केवल बुद्धि जनित ज्ञान के बदौलत, बुद्धि जनित विज्ञान की दृष्टि की बदौलत वह दुनिया ब्रह्मांड को समझने की कोशिश में लगा रहा है और उसको पा रहा है। कवि को चिंता है कि केवल और केवल बुद्धि जनित कर्म ही हो रहे हैं, हृदय की बात नहीं हो रही है। वह वचन से देवता है लेकिन कर्म से पशु नीच है। वो बोलता तो मीठा है लेकिन उसके कर्म पशुओं की तरह हैं, जिसमें हृदय की स्थिति नहीं है, हृदय का मूल्य नहीं है। धन्यवाद। अब शेष अगले क्लास में, अगले व्याख्यान में बचे हुए अंशों पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।